हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ जेनाइटल डिजीज़ेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, विच वाज वल्वा। वल्वा की डिजीज़ेस को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ेस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसी को यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ टाइप के जेनाइटल वार्ड्स होते हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी क्योंकि वल्वा की ही डिजीज़ेज़ में आते हैं, जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया मेजोरा है, और अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि क्लाइटोरिस है, या यूरिथ्रल ओपनिंग है, या फिर वेजाइनल ओपनिंग है। तो इनमें होने वाली डिजीज़ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो जिसमें जेनाइटल जो वार्ड्स हैं, वार्ड्स का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे मस्से टाइप के, ठीक है। स्किन में भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जेनाइटल ऑर्गन की ही सिर्फ डिजीज़ है। ये एज अ स्किन डिसऑर्डर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं फीमेल्स में। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा, ठीक है। कॉन्डिलोमा एक्यूमिनाटा नाम से भी जानते हैं और जेनाइटल वार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ये किसकी वजह से कॉज होता है, इसको कौन कॉज करता है, तो इसको कॉज करने वाला एक वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या फिर HPV, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV जो होता है वो मेनली टाइप 6 एंड टाइप 11, यानी कई टाइप के होते हैं ना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जिनमें जो मेन कॉज करने वाला टाइप है, जो वार्ड्स को कॉज करता है, वो टाइप 6 एंड टाइप 11 होता है। तो जो वार्ड्स हैं वो ऑल ओवर द स्किन होते हैं, और जब बात करते हैं जेनाइटल वार्ड्स की, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स में होते हैं। तो इनकी क्या पहचान होते हैं, ये थोड़े से जो है मस्सा टाइप का रहेगा, लेकिन स्किन कलर से थोड़ा डार्क कलर में दिखेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस शेड की उस पेशेंट की स्किन है ये वैसा ही दिखे, ये थोड़ा डार्क शेड में दिख सकता है। और एक होगा, जैसे मान लीजिए एक वार्ट है, तो वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है कि स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी भी वार्ड्स के पास में होती है, यानी वो धीमे धीमे अलग अलग रीजन्स में भी बॉडी के पहुंच सकते हैं। सिम्टम क्या दिखाई देगा, इचिंग, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्टनेस इसमें दिखेगी, इचिंग होगी। और ये कैसे मस्से दिखेंगे, ये सॉफ्ट कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, वही मैंने आपको बताया कि एक होगा, एक के चारों तरफ जो है दो तीन और बनेंगे, उनके चारों तरफ और कई सारे बनेंगे। तो यानी एक ही के आसपास कई सारे जो है टाइप के वार्ड्स बनते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको कैसे ट्रीट करने का क्या तरीका है, तो इसका ट्रीटमेंट भी रिमूवल ही होता है। इसको मेडिकेशन के थ्रू या किसी भी एंटीवायरल ड्रग्स के थ्रू ट्रीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्रायोथेरेपी आती है, लेज़र के थ्रू इसको रिमूव कर सकते हैं, और सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल है, और ट्रॉपिकल एजेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ज़्यादातर जेनाइटल ऑर्गन्स में होगा, और कभी कभी अगर आपको देखना तो इसके पेशेंट स्किन डॉक्टर्स के पास मिलते हैं, तो उनके फेस पे रहता है। HPV वायरस का जो अटैक है वो फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
बर्थोलिन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। बर्थोलिन ग्लैंड जो पाई जाती है उसके भी कुछ टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं, तो जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बर्थोलिन सिस्ट सबसे पहले एक है, जिसमें बर्थोलिन जो डक्ट होती है। अब देखिए, सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा बर्थोलिन ग्लैंड है क्या। बर्थोलिन ग्लैंड एक फीमेल में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस एंड सम ऑफ फ्लूइड्स, कुछ ऐसे फ्लूइड्स, ताकि जो वजाइनल एरिया है उसमें ड्राइनेस ना हो। इसके लिए कुछ फ्लूइड्स को वो क्या करती है, सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है, तो जब भी इसमें सिस्ट हो जाएगी, गांठ, सिस्ट का मतलब कि गांठ, तो बर्थोलिन डक्ट, जो डक्ट फ्लूइड्स को लाती है सिक्रीट करने के लिए, उसमें जब गांठ हो जाएगी तो जो फ्लूइड होगा वो अंदर ही क्या हो जाएगा, भरने लगेगा, यानी फिल हो जाएगा, वो सिक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पेनलेस स्वेलिंग। इसकी वजह से क्या होगा, पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलेगी। पेन तो नहीं होगा ऐसी स्वेलिंग में, लेकिन एक गांठ जैसी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। वजाइनल ओपनिंग के पास में डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, वॉकिंग के दौरान, सिटिंग के दौरान उस फीमेल को डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसको ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए वार्म सीड्स बाथ, यानी गुनगुने पानी के, जैसे आपने हाइड्रोथेरेपी पढ़ा होगा, इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ आप देते हैं जिसमें वाटर का यूज़ होता है, तो उसी तरह से गुनगुने पानी का वाटर थेरेपी हम यहाँ पर दे सकते हैं। कैथेटराइजेशन करेंगे अगर उसको यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसको प्रॉब्लम यूरिनेशन में है तो हम कैथेटर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ तरीक़ों से सर्जिकली भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल एक्सीशन करके भी हम वहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, अगर उस केस में परसिस्टेंसी है, यानी जो स्वेलिंग कॉज हुई है वो स्वेलिंग रिमूव नहीं हो पा रही है तो। उसके बाद में आता है बर्थोलिन एब्सेस। बर्थोलिन एब्सेस क्या होते हैं, एब्सेस का मतलब होते हैं पस का फॉर्मेशन, किसी भी स्थान पर अगर पस जम जाए तो उसको। तो ये जो केस है सिस्ट वाला, इसमें तो क्या होता है, एक गांठ बनती है। ठीक है, सिर्फ एक गांठ बनती है जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। बट बर्थोलिन एब्सेस जो डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि इसमें बर्थोलिन ग्लैंड के अंदर पस के फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो सिस्ट क्या होता है, पेनलेस होता है, बट ये कंडीशन जो है एब्सेस वाली, यहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग होती है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, जो इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं वो है पेनफुल स्वेलिंग, रेड कलर के लम्प। ठीक है, लम्प शो होंगे और वो पेनफुल भी होंगे, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन की वजह से में भी फीवर भी उस पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको कैसे जो है ट्रीट किया जाए, क्योर किया जाएगा, तो इसका तरीका है इंसिजन लगा करके ड्रेनेज कराना, यानी जिस कैविटी में, जिस बर्थोलिन ग्लैंड की कैविटी में फिल हो गया है पस, वहाँ से उसको ड्रेन कराना, और प्लस एंटीबायोटिक का जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना कि नेक्स्ट टाइम जो है इन्फेक्शन ना हो, पूरी तरीके से इन्फेक्शन क्लियर हो सके। क्योंकि एब्सेस पड़ा रह जाएगा तो वो दोबारा फिर से उसके बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, इसलिए
ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये तो हो गए वल्वा में जो बर्थोलिन ग्लैंड है उसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट हो या पस प्रेजेंट हो तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगला है डिजीज़ नॉन इन्फेक्शियस स्किन डिसऑर्डर्स। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस स्किन डिसऑर्डर में मल्टीपल टाइप के जो है नॉन इन्फेक्शियस जो है फ्लोरा आते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है लाइकेन स्क्लेरोसस। लाइकेन स्क्लेरोसस क्या होता है, ये एक लाइकेन क्योंकि एक है फंगल इफ़ेक्ट डालता है जो कि थिन एंड वाइट कलर के पैचेस के फॉर्म में आता है। ठीक है, छोटे छोटे वाइट कलर के पैचेस होंगे, क्या कॉज करेंगे, सीवियर इचिंग को कॉज करेंगे। स्कारिंग भी होगी क्रॉनिक डिजीज़ में, जब लंबे समय तक उसको क्योर नहीं किया जाएगा, उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो स्कार के फॉर्मेशन, यानी कि स्कारिंग कब होती है, जब फाइब्रस टिश्यू उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए तो उस दौरान जो है स्कारिंग भी देखने को मिलती है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हाई पोटेंसी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, जैसे कि क्लोबिटासोल है, वो क्या है, एक टाइप का कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि वो इन्फेक्शन को क्लियर आउट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। ठीक है, ये होता है, ये भी लाइकेन का ही एक जो है टाइप्स है, उसी की स्पीशीज़ होती है। इसके फीचर में क्या होता है कि वो उस जेनाइटल एरिया की स्किन को काफ़ी ज़्यादा थिक कर देता है, यानी वहाँ की स्किन की थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है मल्टीपल टाइम्स और स्क्रैचिंग की वजह से। तो यानी कि ये उसी का मॉडिफाइड टाइप है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लाइकेन, उसी को जब लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया जाएगा तो परसिस्टेंसी हो जाएगी उसी डिज़ीज़ की। तो परसिस्टेंट फॉर्म को लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस बोलेंगे, जिसमें लंबे से परसिस्टेंट इचिंग बनी रहेगी, स्किन वहाँ की थिक हो जाएगी और स्क्रैचिंग जो है क्रॉनिक करते हैं, खुजाने वाला जो प्रोसेस है उसकी वजह से डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले तो स्टॉप स्क्रैचिंग, क्योंकि जितना स्क्रैचिंग करेंगे इन्फेक्शन का अमाउंट उतना ही फैलता जाएगा। तो स्क्रैचिंग को रोकना है सबसे पहले और टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को चलाने हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वल्वा की वो होता है प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। लीजन का मतलब होता है घाव, प्री मैलिग्नेंट, देखो मैलिग्नेंसी बेनाइन फॉर्म में कोई डिज़ीज़ मैलिग्नेंट है कोई बेनाइन है तो इसका पता लगाते हैं उसकी सीवियरिटी से। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि वो डिज़ीज़ सीवियर और फैलने के लायक है, यानी कि वो स्प्रेडेबल है, स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, स्प्रेड ज़्यादा हो सकती है अगर उसके कोई कांटेक्ट में आता है। तो मैलिग्नेंट होने से पहले जो लीजन्स बनते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसमें एक है आपका वल्वर इंटरएपिथेलियल नियोप्लाजिया। ठीक है, वल्वा में एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर होने वाला नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है, ट्यूमर। ठीक है, जिसको VIN भी बोलते हैं, वल्वर इंटरएपिथेलियल नियोप्लाज्म। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं HPV का इन्फेक्शन,
HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जो अभी मैंने आपको बताया था। स्मोकिंग अगर कोई बहुत ज़्यादा करता है, स्मोकर, चेन स्मोकर है, या अगर कोई व्यक्ति है वो इस इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेता है, तो ऐसे लोगों में जो है ये चांसेस ज़्यादा है कि उसके में नियोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाए। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स इसके इचिंग है, इसके भी सिम्टम्स में इचिंग आएगा, ठीक है। और वाइट कलर के पिगमेंटेड फॉर्म में लीजन्स अपर होंगे, ठीक है। पिगमेंटेड लीजन्स। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल एक्सिशन यहाँ पर भी ज़रूरी है, लेज़र के थ्रू भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर सेलेक्टेड केसेस में हम इमिक्विमोड जो है दे सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम इसको मेडिकेशन के थ्रू भी ट्रीट करने की जो है करते हैं। लेकिन जो ये आपका नियोप्लाज्म वाले केसेस हैं तो हम मेडिकेशन के थ्रू इसको पूरी तरीके से जो है नहीं दे सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, इसमें इतना कर सकते हैं कि हम इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स दे सकते हैं। वो क्या करेंगे कि वो जो कैंसर बनाने वाले सेल्स हैं उनको किलिंग का काम करेगा। तो ये तो क्योंकि मैलिग्नेंसी के पहले की कंडीशन थी, कि मैलिग्नेंसी हुई उसके पहले की कंडीशन है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैलिग्नेंसी की ही कंडीशन रहेगी, यानी कि ट्यूमर्स मैलिग्नेंट जो कि फैलने लायक हैं, जो फैल सकते हैं एक दूसरी जगह, और अदर ऑर्गन्स में भी ट्यूमर कॉज करवा सकते हैं। जिसमें का आपका आता है सबसे पहला वल्वर कैंसर, ठीक है, वल्वा में होने वाला कैंसर। अब क्योंकि ये इपिथेलियल सेल से बने हुए ऑर्गन्स हैं, आउटर स्किन हमारी इपिथेलियल सेल से बनती है, तो ये इपिथेलियल सेल्स के ऑर्गन्स होंगे, जिसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। इसके भी रिस्क फैक्टर वही है कि अगर किसी को HPV का इन्फेक्शन होगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको फ्यूचर में आगे चल कर के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन की वजह से ट्यूमर बन जाए, ठीक है। या ओल्डर एजेस, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें भी मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, वो कैंसर कॉज कराता है, सभी को पता है। तो ऐसे लोगों में भी वल्वर कैंसर देखने को मिलते हैं। जो लाइकेन है आपका, लाइकेन की वजह से भी जो है मैलिग्नेंट फॉर्म के ट्यूमर देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम क्या हैं? परसिस्टेंट वल्वर अल्सर और लंप, ठीक है। परसिस्टेंट वल्वर अल्सर और लंप का मतलब होता है कि लंबे समय तक वल्वा में अल्सर्स बने रहेंगे और छोटे छोटे लंपी फॉर्म में, यानी उभरे हुए जो है दाने टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि कैंसरस होते हैं। ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, पेन देखने को मिल सकता है, और क्रॉनिक ईचिंग, काफ़ी ज़्यादा जो है ईचिंग देखने को भी मिलती है। अगर हम लोग बात करें कि इसको जो है कैसे डायग्नोस करेंगे, तो इसके लिए मेनली कंफर्म करना अगर चाहता है कोई कि हाँ ये क्या है डिज़ीज़, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट तो बायोप्सी ही है, ठीक है, जिसमें टिश्यूज़ की स्टडी करके पता चल जाएगा कि क्या इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर है या बेनाइन ट्यूमर है या क्या कंडीशन है, ठीक है। या फिर इमेजिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं स्टेजिंग के लिए। इमेजिंग इन द सेंस,
एक्सरे, यूएसजी, इस तरह की सीटी, इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी ट्रीटमेंट, तो क्योंकि ये मैलिग्नेंट है ट्यूमर, तो इसलिए इसको सर्जरी के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। और जो कैंसर में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और आपके सर्जरी, तो नॉर्मली यही कर सकते हैं। ठीक है। कीमोथेरेपी हम वैसे कैंसर में देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी दे सकते हैं, क्योंकि और कोई बहुत ज़्यादा मेथड अवेलेबल नहीं है इसको प्रॉपरली क्योर करने का। ठीक है। तो ये था जो है वल्वा की इतनी डिजीज़ेज़ हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ढेर सारी वल्वा की काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ के बारे में हम लोगों ने जाना है। और आगे जो है हम लोग को, मैं सब डिजीज़ेज़ में, आपके अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग मैंने आपको डायग्नोसिस बताई है, अलग अलग ट्रीटमेंट बताए हैं, अलग अलग साइन सिम्टम बताए हैं। बट एक बार मैं कॉमनली यहाँ पर डायग्नोस कैसे करेंगे वल्वा की डिजीज़ेज़ को, इसके बारे में डिस्कस कर दे रही हूँ। ठीक है। और प्रिवेंशन भी बताऊंगी कि किस तरह से इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS या BNYS किया है या फिर कर रहे हैं और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका पूरा नेचुरोपैथ बेस्ड होता है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो कि लीगल है। ठीक है। जिसका नाम है CCH। तो CCH 1 साल का कोर्स होता है, जिसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 होती है और ओनली 1 ईयर का कोर्स है। तो इसको करके आप एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक आपके लिए न्यूज़ थी। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो वल्वा की डिजीज़ेस को जो डायग्नोस करने का तरीका है, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे हम, क्योंकि विदाउट टेकिंग हिस्ट्री हम किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंच सकते हैं और ना हम ये बता सकते हैं कि इसके लिए कौन सा डायग्नोस्टिक मेथड सही रहेगा, कौन सा टेस्ट प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे हम पहले, कि क्या उसने कभी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आया है जिसको ऑलरेडी डिजीज़ेस थी, या इस तरीके की हिस्ट्री। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, वजाइनल वल्वर स्वैब की हेल्प से हम जो है पैप स्मीयर बनवा सकते हैं, या उसकी कल्चर करके देख सकते हैं। ठीक है। KOH माउंट प्रिपेयर करके डायरेक्टली हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। कल्चर करके बैक्टीरिया को या जो फंगस है उसको ग्रो करके देख सकते हैं कि किस बैक्टीरिया या किस वायरस का अटैक है। बायोप्सी करके देख सकते हैं, बायोप्सी की हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें इसके प्रिवेंशन की, इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको पेशेंट को रेकमेंड करना है कि एक गुड जेनिटल जो ऑर्गन्स हैं उनकी हाइजीन मेंटेन करनी है, सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में रहना है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचना है, या फिर HPV जो वैक्सीनेशन आता है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन होता है, वो जो है दे सकते हैं पेशेंट को। और ऐसे किसी भी इरिटेंट्स जो कि हार्श सोप हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हार्म कर सकते हैं स्किन को, उनसे बचना चाहिए। सीक मेडिकल एवोल्यूशन फॉर परसिस्टेंट ईचिंग अल्सर एंड अबनॉर्मल ग्रोथ्स। अगर कोई भी स्वेलिंग अबनॉर्मल टाइप की, कोई ग्रोथ, कोई अल्सर, या कुछ भी ऐसा ईचिंग लंबे समय तक कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है, तो
तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसा हम अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वल्गर डिजीज़। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।